कभी सोचा है कि जब कोई क्राइम होता है तो उसके बाद पूरा लीगल प्रोसेस असल में काम कैसे करता है? आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं भारत के नए क्रिमिनल कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नजरिए से। चलिए देखते हैं कि अब कोई क्रिमिनल केस रिपोर्ट होने से लेकर फैसले तक कैसे पहुंचता है। तो भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की इस नई रूल बुक में आखिर है क्या? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक क्राइम की पहली रिपोर्ट से लेकर अदालत के आखिरी फैसले तक का पूरा सफर। देखिए, इस नए कानून का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे हम शॉर्ट में BNSS भी कह सकते हैं। ये एक तरह से पूरी गाइड बुक है। यही कानून बताता है कि किसी भी क्रिमिनल केस में क्या होगा, कैसे होगा, शिकायत दर्ज होने से लेकर कोर्ट के फाइनल जजमेंट तक सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी केस के सफर को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे जस्टिस सिस्टम की नींव क्या है, मतलब इसमें कौन कौन सी अदालतें शामिल होती है। भारत में क्रिमिनल कोर्ट्स का स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा है। सबसे ऊपर होता है उस राज्य का हाई कोर्ट, उसके नीचे आते हैं सेशंस कोर्ट, जहां मर्डर और डकैती जैसे सीरियस केस चलते हैं। फिर आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो रोजमर्रा के ज्यादातर क्रिमिनल मामलों को देखते हैं। और आखिर में होते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालते हैं। तो जब कोई अपराध होता है तो ये पूरी कानूनी मशीनरी एक्शन में कैसे आती है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अहम कदम से, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी भी क्रिमिनल केस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है पुलिस को मिली जानकारी। इसी को हम सब FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। समझिए कि ये वो चिंगारी है जो पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देती है, और इसका जिक्र नए कानून की धारा 173 में है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। कानून की नज़र में सारे अपराध एक जैसे नहीं होते। इन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी गंभीर अपराध, जैसे मर्डर, चोरी, किडनैपिंग। ऐसे मामलों में पुलिस तुरंत एक्शन ले सकती है और बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कम गंभीर होते हैं, जैसे मामूली मारपीट या मानहानि। इनमें पुलिस को अरेस्ट करने से पहले कोर्ट से वारंट लेना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अक्सर गिरफ्तारी की नौबत आती है। ये एक बहुत ही नाजुक मोड़ है, जहां एक तरफ कानून को लागू करने की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ एक आम नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा। तो सवाल ये उठता है कि पुलिस को बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार कब होता है। चलिए देखते हैं कि नया कानून इस बारे में क्या कहता है। कानून ने पुलिस को कुछ खास सिचुएशन में ये पावर दी है, जैसे अगर कोई पुलिस ऑफिसर के सामने ही कोई गंभीर अपराध कर दे, या पुलिस को किसी के खिलाफ पक्की शिकायत या भरोसेमंद जानकारी मिले। इसके अलावा अगर कोई चोरी के सामान के साथ पकड़ा जाए या पुलिस की कस्टडी से भाग जाए, तो भी बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन गिरफ्तारी मनमाने ढंग से नहीं हो सकती। इसके लिए एक तय प्रोसेस है। जो ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है उसकी पहचान साफ साफ दिखनी चाहिए। एक अरेस्ट मेमो तैयार होगा, जिस पर किसी गवाह, हो सके तो परिवार के सदस्य, के साइन होंगे। और सबसे जरूरी, गिरफ्तार हुए इंसान को यह अधिकार है कि वो अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को गिरफ्तारी की खबर दे सके। ये सारे नियम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ही बने हैं। गिरफ्तारी के साथ ही कुछ बहुत ही जरूरी अधिकार भी मिलते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को यह जानने का पूरा हक है कि उसे अरेस्ट क्यों किया गया है। अगर अपराध जमानती है तो उसे बेल के अधिकार के बारे में भी बताना होगा। कानून यह भी कहता है कि किसी भी शख्स को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता। उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। और हाँ, पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का भी पूरा अधिकार है। हमने अभी जमानत यानी बेल की बात की, तो ये आखिर है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो बेल का मतलब है आरोपी को कुछ शर्तों के साथ कानूनी हिरासत से टेम्पररी रिहाई देना। ये इस वादे पर होता है कि जब भी कोर्ट बुलाएगी वो हाजिर होगा। पुलिस की जांच जब पूरी हो जाती है तो केस अपनी असली परीक्षा के लिए अदालत पहुंचता है। यहीं से शुरू होता है ट्रायल यानी मुकदमा। एक सेशन कोर्ट में ट्रायल एक तय तरीके से आगे बढ़ता है। सबसे पहले सरकारी वकील कोर्ट को बताते हैं कि आरोपी पर क्या इल्जाम है और उनके पास क्या सबूत हैं। इसके आधार पर जज तय करते हैं कि आरोप तय किए जाएं या नहीं। फिर गवाहों को बुलाने और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है।
पहले प्रोसिक्यूशन की तरफ से, फिर डिफेंस की तरफ से। दोनों पक्ष अपनी आखिरी दलीलें रखते हैं और इन सब के आधार पर जज अपना आखिरी फैसला सुनाते हैं। ट्रायल के आखिर में आता है जजमेंट, यानी फैसला। लेकिन कहानी हमेशा यहां खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि फैसले के बाद क्या होता है। तो ट्रायल के आखिर में दो ही बातें हो सकती हैं, या तो एक्विटल मतलब निर्दोष बरी हो जाना, या फिर कन्विक्शन मतलब दोषी करार दिया जाना। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो फिर उसे सजा सुनाई जाती है। पर जैसा कि हमने कहा, ये अंत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि फैसला सही नहीं है, तो हमारा कानून उसे एक और मौका देता है। वो निचली अदालत के फैसले को उससे बड़ी यानी ऊंची अदालत में चुनौती दे सकता है। इसी को हम अपील करना कहते हैं। और अब बात करते हैं इस नए कानून के सबसे मॉडर्न और शायद सबसे जरूरी पहलू की, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ये नया कानून हमारे जस्टिस सिस्टम को 21वीं सदी में लाने की एक बड़ी कोशिश है। अब सबूतों को ऑडियो वीडियो के तौर पे रिकॉर्ड किया जा सकता है, कोर्ट के संबंध ईमेल से भेजे जा सकते हैं, और तो और तलाशी जैसी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग का भी प्रोविजन है। इसका मकसद है पूरे प्रोसेस में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाना और उसे तेज बनाना। और इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत मिलता है सीधे कानून की धारा 530 में, जो कहती है ट्रायल और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जाएगी। इसका मतलब यह है कि भविष्य में हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होते हुए और डिजिटल सबूत पेश होते हुए देख सकते हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टेक्नोलॉजी का ये इंटीग्रेशन हमारे इतने बड़े जस्टिस सिस्टम को सच में हर नागरिक के लिए ज़्यादा तेज, पारदर्शी और आसान बना पाएगा? इस नए कानून का वादा तो यही है, पर इसका असर कितना गहरा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।